अर्थराइटिस यानी गठिया की समस्या आज काफी आम हो चुकी है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 180 मिलियन लोग अर्थराइटिस से जूझ रहे हैं और इसके साथ ही ये बीमारी पुरुषों की तुलना में महिलाओं में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। डॉक्टर्स भी अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि अगर अर्थराइटिस का इलाज सही वक्त पर नहीं हुआ तो मरीज में दूसरी बीमारियां जैसे डायबिटीज या टीबी होने का खतरा बढ़ सकता है। ये सभी फैक्ट्स अर्थराइटिस की गंभीरता को बयां करते हैं। आज जरूरी है कि लोगों को इस बीमारी की ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए ताकि हम सभी इसको लेकर सतर्क रह सकें। अगर कभी आपके आसपास कोई इस बीमारी का शिकार हो जाए तो उसे एक अच्छा और बेहतर इलाज मिल सके। अर्थराइटिस और उसके उपचार के बारे में विस्तार से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर आशीष चौधरी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक्स में काम कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिक्स में इन्हें 15 साल से ज्यादा का अनुभव है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में भी इन्हें महारत हासिल है। एनुअल साइंटिफिक मीटिंग ऑफ सिंगापुर ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन में डॉक्टर चौधरी को यंग एम्बेसडर के तौर पर भी चुना जा चुका है। डॉक्टर चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास शो में। डॉक्टर चौधरी, मेरा पहला सवाल आपसे कि अर्थराइटिस से जुड़ी वो कौन सी कॉमन शिकायतें हैं जो आपको ज्यादातर मरीजों में देखने को मिलती हैं? अक्सर जो पेशेंट जिनके अर्थराइटिस का दिक्कत होता है वो हॉस्पिटल में और क्लिनिक में आते हैं तो सबसे ज्यादा उनको दिक्कत होती है कि उनको रोजमर्रा की एक्टिविटीज में काफी पेन होता है, चाहे वो घुटने का दिक्कत हो या कूल्हे का, हिप का या किसी और जॉइंट का हो। तो एक तो उनको पेन की कंप्लेंट बहुत कॉमन होती है। साथ में वो बताते हैं कि भाई उनका सूजन आ जाता है, थोड़ा सा भी वो ज्यादा काम करते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, बैठते उठते हैं तो उनके घुटनों में या जोड़ों में सूजन आने लग जाता है। और काफी बार लोग ये भी बताते हैं कि उसके साथ अजीब अजीब आवाजें भी आती हैं और इम्बैलेंस हो जाता है जब वो चलते हैं। तो आमतौर पे इन कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट अर्थराइटिस के। अर्थराइटिस हमारे देश में आज कितना कॉमन हो चुका है? डेटा देखें तो आमतौर पे हर दूसरे फीमेल को और हर तीसरे मेल पर्सन को किसी न किसी फॉर्म का अर्थराइटिस जरूर होता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। हमारा जैसा लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज इतना रेगुलर लोग करते नहीं है। स्पेशली लेडीज में जो बॉडी वेट इंक्रीज हो जाता है, चाहे वो प्रेगनेंसी के बाद हो और उसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे मिडिल एज तक आते आते वेट बढ़ता चला जाता है, एक्सरसाइज इतना कम होता है तो मसल्स वीक हो जाते हैं, तो जॉइंट्स पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है। तो इसके चलते ये प्रॉब्लम हम वैसे भी 2/3 पेशेंट जो होते हैं वो फीमेल्स ही होती हैं, उनमें ज्यादा देखते हैं। उसमें उनकी ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है और साथ में मेडिकल प्रॉब्लम, यानी कि आजकल इंडिया को डायबिटीज का कैपिटल माना जाता है। डायबिटीज के होने की वजह से ये आर्थराइटिस की संख्या और बढ़ती जा रही है। जेंट्स को हर तीसरे जेंट्स को हर दूसरी फीमेल को किसी न किसी स्टेज का आर्थराइटिस रहता है और बहुत सारे उसमें से 20% कम से कम ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको वो इतना सीवियर होता है कि उनसे ना वो पेन किलर दवाई से आराम आता है, ना फिजियोथेरेपी से, ना ही किसी इंजेक्शन से। डॉक्टर चौधरी, क्या अर्थराइटिस के ज्यादातर लक्षण बुजुर्गों में ही देखने को मिलते हैं या इससे यंग जनरेशन भी प्रभावित हो सकती है? तो अर्थराइटिस कई तरह के होते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली जो अर्थराइटिस होता है जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं वो अक्सर एज रिलेटेड होता है, तो ओल्ड पेशेंट में ज्यादा देखने को मिलता है। बट हमने कुछ ऐसे आर्थराइटिस होते हैं जो यंगर एज ग्रुप, यानी कि इतना अर्ली की 15-16 साल में भी वो आर्थराइटिस के लक्षण नजर आते हैं, जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। तो वो जो अर्थराइटिस होता है वो बहुत अर्ली लाइफ में इफेक्ट करता है। अब अपने एग्जांपल देखें तो वो ऐसे पेशेंट होते हैं कि 22, 25, 30 साल की उम्र में जाके वो इतना सीवियर अर्थराइटिस हो चुका होता है जैसा किसी को नॉर्मली 60-65 में होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ ओल्ड एज की बीमारी है। आजकल इतने तरीके के आर्थराइटिस हैं जो यंग पेशेंट्स को भी इफेक्ट करते हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि अगर कोई यंग पेशेंट इतनी सीवियर अर्थराइटिस लेके आता है जिसकी अभी इतनी लाइफ पड़ी हुई है, तो हम उसको क्या बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दें ताकि वो अपनी नेक्स्ट 30-40 इयर्स कंफर्टेबली निकाल सके। डॉक्टर चौधरी, यंग पेशेंट की बात करें तो अर्थराइटिस से बचने के लिए युवाओं को किस तरह के लक्षणों पर गौर करना चाहिए? जैसे जो अर्थराइटिस यंग पेशेंट्स को इफेक्ट करता है, आमतौर पे उसमें सबसे पहले साइंस होते हैं कि बॉडी का स्टिफनेस होना, जकड़न होना और खासकर जो छोटे जोड़ होते हैं हाथ के और पैरों के,
अक्सर वो मॉर्निंग में उठेंगे तो उनको मॉर्निंग स्टिफनेस की बहुत ज्यादा कंप्लेंट रहती है। तो एक ये बहुत स्पेसिफिक साइन है कि अगर पेशेंट बार बार ये बताए कि छोटे जोड़ों में सुबह के टाइम बहुत स्टिफनेस होता है, वो स्टिफनेस कम से कम आधे पौने घंटे तक रहता है, जब वो थोड़ा बहुत चलते फिरते हैं तो कुछ बेहतर होता है। जगह जगह छोटे जोड़ों में वो सूजन भी नोट करते हैं, उस सूजन का भी कारण वो आर्थराइटिस ही होता है। और टाइम रहते हैं अगर वो सही इलाज नहीं शुरू करते हैं तो वो देखते हैं कि उंगलियों का टेढ़ापन या जोड़ों का डिफॉर्मिटी या टेढ़ापन होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे बॉडी फ्रेजाइल होती चली जाती है। तो अक्सर यंग पेशेंट्स स्टिफनेस की, बॉडी पेन्स की, मसल पेन्स की कंप्लेंट बहुत ज्यादा करते हैं। डॉक्टर चौधरी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर किसी यंग पेशेंट को अर्थराइटिस हो तो ऐसे में लाइफस्टाइल में किस तरह के बदलाव जरूरी हो जाते हैं? हम हर उस पेशेंट को जिसमें हम यंग एज में आर्थराइटिस देखते हैं, सबसे पहला एडवाइस दवाई देने से पहले भी हम उनको यही बताते हैं कि उनका फिजिकल एक्टिविटी उस दिन से लेकर आगे हमेशा के लिए लाइफ में एक बेसिक मॉडिफिकेशन करना है कि उनकी सिटिंग कम होना चाहिए, मोबिलिटी बढ़ानी है, चाहे वो एक्सरसाइज से करें, योगा से करें, वॉक करके करें या कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को करके करें। उनकी बॉडी को फिजिकली एक्टिव होना बहुत जरूरी है अगर वो चाहते हैं कि उनका आर्थराइटिस और आगे ना बढ़े। दूसरा एस्पेक्ट की बीमारी को एग्जैक्ट डायग्नोसिस बनाने के बाद उसकी कुछ स्पेसिफिक दवाइयां आती हैं जो भी हम साथ में देते हैं, बट फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये नहीं है कि दवाई खाएं और बिल्कुल घर पे बैठे रहे। तो फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ाना है, प्रॉपर दवाई टाइम पे भी लेनी है, क्योंकि ये एक शुगर और बीपी की तरह बीमारी है। अगर आपने टाइमली सारा ट्रीटमेंट किया, दवाई लिया तो ये कंट्रोल में रहेगा। अगर छोड़ दिया बीच में तो ये फिर से फ्लेयर अप हो जाता है, बढ़ जाता है और फिर उस फ्लेयर अप को वापस कंट्रोल करने में ज्यादा दवाइयों का इस्तेमाल होता है, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और पेशेंट को तब तक एक परमानेंट डैमेज भी होना शुरू हो जाता है। तो कुल मिला के इसमें फिजिकल एक्टिविटी का रोल बहुत ज्यादा प्रमोट करना होता है, टाइम पे दवाई लेना प्रमोट करना होता है और कोल्ड वेदर को एक्सपोजर भी कम करना होता है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो लोग ठंडी कंट्रीज में रहते हैं या ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां पे बहुत ज्यादा सर्दी होता है, उनको भी हम यहाँ तक कि हम उनको ये भी एडवाइस करते हैं कि आप रहना भी उसी जगह पे करें जहां पर टेम्परेचर थोड़ा मॉडरेट हो, अराउंड 25-30 डिग्री हो। एयर कंडीशनिंग भी कम यूज करना है, ठंडी चीजें भी कम लेनी है। ये सारी बेसिक इंपॉर्टेंट 3-4 चीजें हैं जो यंग एज के आर्थराइटिस में हमारे को एडवाइस करते हैं। तो खाने पीने का देखें, आजकल जिस तरीके का लाइफस्टाइल यंग पॉपुलेशन का है, जिसमें मेजॉरिटी आप देखें तो ऑयली और प्रोसेस चीज वगैरह इस तरीके का फैट यूज होता है और जंक फूड भी बहुत है, तो ये तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, स्पेशली जिन लोगों को आर्थराइटिस है। तो हम उन सारे पेशेंट्स को एक तो कोल्ड चीजें कम एडवाइस करते हैं खाने के लिए। दूसरा, ग्रीन वेजिटेबल्स, अगर कोई वेजिटेरियन है तो ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्म चीजें वो रेगुलर ले सकते हैं और कार्बोहाइड्रेट और फैट का कंटेंट बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना है डाइट में, सो दैट ना तो उनका वेट बढ़े और अगर फैट भी ज्यादा लेंगे तो अल्टीमेटली वो ओबेसिटी करेगा, ओबेसिटी से उनकी मोबिलिटी कम होगी जिसकी वजह से आर्थराइटिस बढ़ जाएगा। तो और स्पेशली कुछ ऐसे आर्थराइटिस होते हैं जैसे कि जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसमें हम पेशेंट्स को प्रोटीन इंटेक का भी कंट्रोल बताते हैं कि भाई जो हाई रिच प्रोटीन वाली चीजें हैं जैसे नॉन वेजिटेरियन हो गया, अंडा हो गया या बहुत ज्यादा एक्सेसिव पनीर वगैरह हो गया, वो चीजें भी हम मॉडरेशन में यूज करते हैं। दालें भी कम करनी होती हैं। ऐसे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स भी होते हैं, बट आमतौर पे ठंडी चीजों का अवॉइड करना, गर्म चीजों को ज्यादा प्रेफर करना, ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा लेना और अगर कोई नॉन वेजिटेरियन भी है तो अपना चिकन और बॉइल्ड एग ये सब ले सकते हैं, बशर्ते उनका यूरिक एसिड वगैरह नॉर्मल रेंज में रहता हो। तो डाइटरी मेजरली यही मॉडिफिकेशन करते हैं। प्लस इन आर्थराइटिस में अक्सर कैल्शियम का कमी बॉडी में बहुत होता है, तो हर उस पेशेंट को जिनको यंग पेशेंट्स में आर्थराइटिस है तो हम कैल्शियम और मिल्क प्रोडक्ट्स के इंटेक का स्पेसिफिकली एडवाइस देते हैं। डॉक्टर चौधरी, लोगों के बीच जोड़ों में दर्द की शिकायत काफी ज्यादा कॉमन है, जो कि आजकल काफी ज्यादा देखने को भी मिल रहा है लोगों के बीच। क्या इसकी वजह सिर्फ अर्थराइटिस है या फिर इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस और क्या क्या हो सकते हैं? जोड़ों के दर्द मोस्ट कॉमनली तो आर्थराइटिस की वजह से भी होते हैं, बट हाँ, आसपास की जो मसल्स की भी प्रॉब्लम होती है जिसमें मसल वीकनेस, स्प्रेन और स्ट्रेन होना, खिंचाव होना, उसकी वजह से भी जोड़ आमतौर पर स्टिफ हो जाते हैं। अब आप ट्रीटमेंट्स की बात करें तो ट्रीटमेंट्स आमतौर पे हम जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो बिना दवाइयों के होता है, जिसमें हम पेशेंट को उनके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बताते हैं, उनकी डाइटरी मॉडिफिकेशन चेंजेस के बारे में बताते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया, उनकी कितनी रेगुलर एक्सरसाइज है नहीं है, कितना वो फिजिकली एक्टिव है, उन चीजों में मॉडिफिकेशन बताते हैं।
और इन सब चीजों को करने के बाद भी अगर पेशेंट्स को सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ता है या डिजीज ऑलरेडी इतनी बढ़ चुकी है कि वो फिजिकल मॉडिफिकेशन से ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे हम उनकी डायग्नोसिस के हिसाब से उनको कुछ दवाइयों का इंस्ट्रक्शन भी देते हैं और वो ग्रेजुअली टाइट्रेट करते हैं कि किसी पेशेंट में एक दवा से भी काम हो जाता है, किसी पेशेंट में 3 दवाई भी कम पड़ती है। तो दवाइयों का सेवन तभी लिया जाता है जब बाकी चीजों का फायदा ना हो। इन सब चीजों को करने के बावजूद भी अगर पेशेंट्स को दिक्कत होता है तो आज कई तरीके के फिजियोथेरेपीज आती हैं और इंजेक्शन आते हैं जो पेशेंट्स को कुछ टेम्परेरी रिलीफ दिला सकते हैं, और साथ साथ हम एक्सरसाइज भी कराते हैं। ये तो रहे सारे ट्रीटमेंट जो बड़े कंजर्वेटिव तरीके से हम पेशेंट्स को मैनेज करते हैं। आमतौर पर जो पेशेंट सारी हमारी बातें अच्छे से समझ के करते हैं इम्प्लीमेंट, तो 70 से 80% पेशेंट्स में इन सारी चीजों का काफी अच्छा फायदा होता है। लेकिन फिर भी ऐसे 10-20% पेशेंट रह जाते हैं जिनका या तो आर्थराइटिस बहुत सीवियर होता है या वो ये सारी चीजों की कंप्लेंट्स बहुत अच्छी नहीं करते हैं। उन पेशेंट्स में हमें लास्ट ऑप्शन जो कि सर्जिकल ऑप्शन होता है वो भी हम एडवाइस करते हैं। अब वो किस तरीके का प्रोसीजर होना है, कैसा सर्जरी होना है, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट को दिक्कत कितना ज्यादा है। डॉक्टर चौधरी, लोगों के बीच जोड़ों में दर्द की शिकायत काफी ज्यादा कॉमन है। क्या इसकी वजह अर्थराइटिस है और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? टोटल नी रिप्लेसमेंट तो एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि आज समझ लीजिए 2 से 3 डिकेड यानी कि 20 से 30 साल से ग्रेजुअली बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है। ये जो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट है, पार्शियल का मतलब आधा है। अब जॉइंट को अगर हम मोटे तौर पे देखें तो घुटने के अंदर 3 हिस्से होते हैं, एक अंदर का, एक बाहर का और एक नी कैप का जो आगे कटोरी होती है उसका एक अलग जोड़ होता है। तो ये आमतौर पे जो सीवियर आर्थराइटिस होता है उसमें तीनों हिस्से ही खराब हो जाते हैं, तो इसलिए मजबूरन टोटल नी रिप्लेसमेंट ही करना पड़ता है। बट क्योंकि आजकल ये बीमारी बहुत यंगर एज ग्रुप में भी आने लगी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बता लो, फिजिकल एक्टिविटी ना होना बता लो, उनकी वजह से जब वो अर्ली एज में आता है, अब उस एज में काफी बार देखने को मिलता है कि उन 3 हिस्सों में से पेशेंट का सिर्फ 1 या 2 हिस्सा ही खराब है, बाकी हिस्सा काम कर रहा है और वो ठीक काम कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब एक चीज खराब है तो हम तीनों को क्यों बदलें, या 2 खराब है तो हम तीनों को क्यों बदलें। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक ये पार्शियल नी रिप्लेसमेंट ऑप्शन साथ में अब अवेलेबल है कि अगर अंदर का हिस्सा खराब है तो उसी को ठीक किया जा सकता है, बाहर का खराब है तो उसको ठीक किया जा सकता है, और अगर नी कैप खराब है तो सिर्फ नी कैप को भी ठीक किया जा सकता है। अननेसेसरी एक्स्ट्रा सर्जरी करने का जरूरत नहीं है। तो इसके 2 फायदे खास नजर आते हैं कि एक तो सर्जरी का टाइम और सर्जरी का जो एक्सटेंट है वो कम हो जाता है। जब हम कम हिस्से को ही ठीक करेंगे तो सर्जरी का ड्यूरेशन भी कम होगा, ब्लड लॉस भी कम होगा, पेशेंट को पेन भी कम होगा। तो इसलिए पार्शियल नी रिप्लेसमेंट जो कि पिछले 8-10 साल से काफी पॉपुलर हो गया है, और आजकल तो हम उसको रोबोटिक टेक्नोलॉजी से भी कर सकते हैं जिससे उस सर्जरी का एक्यूरेसी और प्रिसीजन और बढ़ जाता है। तो उसमें जो यंगर पेशेंट भी है अपनी मेजर मॉडिफिकेशन ना किए बिना भी उस सर्जरी को करवा के अपनी रूटीन के लाइफ की सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। डॉक्टर चौधरी, पार्शियल और टोटल नी रिप्लेसमेंट में क्या अंतर है? इस डिफरेंशिएशन के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बेसिकली अगर हम दोनों सर्जरीज को कंपेयर करें, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में समझ लीजिए आधा ही ज्वाइंट है जो नया किया जा रहा है या आर्टिफिशियल लगाया जा रहा है, बाकी आधा आपका पुराना ही है और वो बिल्कुल ठीक है, वो काम भी ठीक कर रहा है। तो उसमें हमारी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन और कम होती है, उसमें पेशेंट को एक नेचुरल नी का फील आता है और पेशेंट को आमतौर पे हम 2 से 3 घंटे में ही चलाना शुरू कर देते हैं पूरा वजन डाल के। और टोटल नी रिप्लेसमेंट की बात करें, अब किसी पेशेंट का किसी कारणवश तीनों जोड़ के हिस्से खराब है तो हम टोटल नी रिप्लेसमेंट करके पूरा जोड़ नया कर देते हैं। उसमें पार्शियल नी के कंपैरिजन में थोड़ा प्रोसीजर 20-25 मिनट बड़ा हो जाता है, उसमें थोड़ा पेन भी ज्यादा होता है, इंसिजन का लेंथ भी ज्यादा होता है। बट लेकिन अगर किसी को तीनों हिस्से खराब है और वो नी रिप्लेसमेंट कराता है तो उसके बाद उसकी लाइफस्टाइल एकदम से चेंज हो जाता है। हाँ, पहले 3-4 हफ्ते जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, उस मसल्स को वापस ट्रेन करने के लिए, लेकिन एक बार पेशेंट जब फंक्शनली कंप्लीटली रिहेबिलिटेट होता है तो उसके बाद वो अपनी रूटीन की लाइफ की सारी एक्टिविटीज कर सकता है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हम पेशेंट्स को अवॉइड करते हैं, जैसे कि रनिंग करना, जंपिंग करना या अकड़ू बैठना यानी कि इंडियन वॉशरूम इस्तेमाल ना करना। ये 2-3 चीजें होती हैं जो उन्होंने अवॉइड करनी है। बाकी वो सीढ़ी चढ़ना चाहे, 3 किलोमीटर वॉक करना चाहे और 4 घंटा चलना चाहे, खड़े होना चाहे, वो सब एक्टिविटीज कर सकते हैं।
कुछ छोटी मोटी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज भी हैं, जैसे कि डबल्स, टेबल टेनिस या डबल्स बैडमिंटन, बहुत प्रिकॉशंस के साथ वो ये कर सकते हैं अगर कोई रियली में इंटरेस्टेड हो। बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो ये टोटली रिप्लेसमेंट की स्टेज पे होते हैं, अक्सर वो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं। उनका मेन टारगेट या गोल जो होता है सर्जरी कराने का, वो ये होता है कि वो अपनी नॉर्मल डेली एक्टिविटीज अच्छे से कर पाए, अपनी सैर कर पाए, मार्केट जा सके, अपने सोशल फंक्शन में जा सके, छोटा मोटा ट्विस्टिंग एक्टिविटी हो तो उनको कोई दिक्कत ना हो। तो उन सारी चीजों के एम ये टोटली रिप्लेसमेंट के बाद पूरे हो जाते हैं। डॉक्टर चौधरी, आपसे जानना चाहूंगी कि पार्शियल और नी रिप्लेसमेंट की खास विशेषताओं के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। पार्शियल रिप्लेसमेंट अगर किसी पेशेंट में एडवाइस करा जाता है तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसीजर है, अगर किसी पेशेंट को सिर्फ एक हिस्से में ही खराबी है और हम पार्शियल करते हैं तो वो पेशेंट बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है। मान लिया किसी को 2 हिस्से में खराबी है और हमने सिर्फ एक ही हिस्से को ठीक किया है, तो जो थोड़ा बहुत पेन दूसरे हिस्से की वजह से आ रहा था वो पेन रह जाता है, तो पेशेंट की सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता है। तो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कंपेयर टू टोटल नी रिप्लेसमेंट एक और इम्पोर्टेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत जरूरी है कि सही पेशेंट को पार्शियल नी रिप्लेसमेंट एडवाइस किया जाए। बहुत बार हम ऐसा होता है कि हम दुविधा में होते हैं कि इनको पार्शियल एडवाइस करें या टोटल करें। बहुत बार हम पेशेंट को ये भी बता के चलते हैं कि हम जब जॉइंट को ओपन करते हैं तब भी हमारा डिसीजन 10% केसेस में चेंज हो सकता है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि सर्जरी कराने के बाद भी पूरी बीमारी रिमूव ना हो। थोड़ा सा भी रह गया तो पेशेंट को कहीं ना कहीं ये दिक्कत होती रहेगी। अगर सब कुछ प्रिकॉशन लेने के बाद भी अगर पेशेंट को लगता है कि उनको फुल सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो हमें फिर से पेशेंट को पूरा एग्जामिन करके ये असेस करना है कि क्या वो इम्प्लांट की वजह से है, क्या जॉइंट में और कोई ऐसा फैक्टर है जो एड्रेस नहीं हुआ, या पेशेंट की बोन्स ही इतनी वीक है या मसल्स इतनी वीक है कि वो मसल्स पार्शियल नी के बाद भी फंक्शन नहीं कर पा रही है। तो उस पार्शियल नी के बाद जो पूरा सेटिस्फेक्शन या पूरा पेन नहीं गया, उसके कारण करके उसको ट्रीट करना है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जॉइंट वो पार्शियल डाला और वो फेल हो गया या वो काम नहीं किया, तो रेयर केसेस में हमें पार्शियल को टोटल नी रिप्लेसमेंट में कन्वर्ट भी करना पड़ता है, अगर रियली में इम्प्लांट का इतना दिक्कत हो या फेलियर। डॉक्टर चौधरी, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के बाद भी अगर मरीज को पूरी तरह आराम न मिले तो ऐसे में मरीज के पास क्या उपाय बचता है? अगर हम टोटल रिप्लेसमेंट करते हैं, आमतौर पे अगर हम दोनों साइड करेंगे तो यूजुअली पेशेंट 4 से 6 हफ्ते में अपनी रूटीन की सब एक्टिविटीज में चला जाता है, और अगर हम सिंगल साइड करते हैं, एक साइड का घुटना रिप्लेस करते हैं, तो 3 से 4 हफ्ते में वो सब एक्टिविटीज कर लेता है। अब इसमें बहुत सारी वेरिएशन आती है। मान लिया पेशेंट का शुगर बहुत अनकंट्रोल्ड है, पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, पेशेंट को वेट 100 kg से ऊपर है, जिसमें फिजियोथेरेपी थोड़ा स्लो रहता है, धीरे धीरे करना होता है। पेशेंट को और कोई साथ में एसोसिएटेड प्रॉब्लम है तो उनके साथ हम थोड़ा सा स्लो जाते हैं, केयरफुली जाते हैं, ताकि कोई ऐसा एक्स्ट्रा नुकसान ना हो, ओवर एग्जर्ट ना कर दे फिजियोथेरेपी में। बट एक रूटीन पेशेंट को हम देखें तो 1 से 1.5 महीने में रूटीन की वो सारी अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल पे वापस आ जाते हैं। डॉक्टर चौधरी, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या अर्थराइटिस मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी का कोई योगदान है? अगर आप आज से 15-20 साल पहले के जॉइंट्स जो आते थे उनको देखें और आज की सिचुएशन देखें, तो कब इतना एडवांसमेंट हो चुका है इम्प्लांट के डिजाइन में कि वो पेशेंट को ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल नी की फील देता है। उतनी स्टेबिलिटी आ गई है, उसकी लाइफ बढ़ गई है। पहले जॉइंट 5-7 साल के बाद टिकते नहीं थे, आजकल जॉइंट की लाइफ 20-25 ईयर्स 30 ईयर्स तक चली गई है, जो कि सारी स्टडीज में प्रूव होता है। और उसके साथ में अगर हम टेक्नोलॉजी जैसे नेविगेशन टेक्नोलॉजी है या रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, अगर हम ये इस्तेमाल करते हैं तो उससे पेशेंट की इम्प्लांट की एक्यूरेसी बढ़ जाती है, सर्जरी टाइम कम हो जाता है, इंसिजन कम हो जाता है, ब्लड लॉस कम हो जाता है। इतने सारे आजकल इक्विपमेंट आते हैं जिससे हम सर्जरी के दौरान और उसके बाद के ब्लड लॉस को भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो कभी कभार हजारों में एक आध पेशेंट में कभी वेसल में वेन में ब्लॉकेज होना, उन सब की भी आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, पंप्स आ गए हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को हम 2-3 घंटे में ही वॉकिंग करा पाते हैं। पेन कंट्रोल करने के लिए आजकल हमारे पास क्रायोथेरेपी यानी कि एक आइस मैकेनिज्म होता है, जिससे पेशेंट को पेन नहीं होता है, पेशेंट की मोबिलिटी बहुत फास्ट होती है। और कई सारे ऐसे ऑर्थोटिक गैजेट्स आ जाते हैं जिससे पेशेंट को सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है और पेशेंट बहुत जल्दी चल पाता है। तो टेक्नोलॉजी का तो इतना बड़ा रोल है आजकल नी रिप्लेसमेंट में, जिससे पेशेंट की ऑलमोस्ट हम
डे केयर सर्जरी की तरफ बढ़ रहे हैं और नी रिप्लेसमेंट एक ऐसा प्रोसीजर होता जा रहा है कि जिसमें पेशेंट को हम कुछ घंटों में ही घर भेजने लायक बना सकते हैं। डॉक्टर चौधरी, अर्थराइटिस को लेकर ऐसे कुछ खास पॉइंटर्स जो आपके अनुसार हमारे दर्शकों के लिए जानना जरूरी हैं, उनके बारे में प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। तो अर्थराइटिस एक जोड़ का सूजन है, इन्फ्लेमेशन है और एक डैमेज है जो धीरे धीरे किसी पर्टिकुलर जॉइंट को इफेक्ट करता है। हिंदुस्तान में घुटना एक ऐसा जॉइंट है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है किसी भी एक्टिविटी में, तो नी जॉइंट अर्थराइटिस सबसे कॉमन है। तो एडवाइस सबसे इम्पोर्टेंट तो ये रहेगा कि यंग एज से ही सब लोगों को एक पर्टिकुलर चीज का, स्पेशली फीमेल्स को, एक तो ऐसी एक्टिविटीज जिसमें बहुत ज्यादा घुटने पे बेंडिंग फोर्स लगता है, जैसे कि इंडियन वॉशरूम यूज करना, अकड़ू बैठना, बहुत ज्यादा सीढ़ी चढ़ना उतरना, वज्रासन में भी ये स्ट्रेस ज्यादा पड़ता है। ऐसी एक्टिविटीज को वो कम करें। उससे जो बेनिफिट हमें बनाना है, जो मसल को स्ट्रेंथन करना है, उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज है वो करें। कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में पार्ट लें। लाइफस्टाइल में लॉन्ग सिटिंग आवर्स अवॉइड करना है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल अवॉइड करना है और रेगुलर किसी न किसी तरीके का फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स या कोई भी ऐसा मोबिलिटी वाली एक्टिविटी जिससे बॉडी हमेशा मोबाइल रहे। इन सब फैक्टर्स को अगर वो ध्यान रखते हैं तो उनकी अर्थराइटिस आगे जाके एज में भी और यंगर एज ग्रुप में भी कभी इफेक्ट नहीं करेगा। उनका बॉडी वेट कंट्रोल में रहेगा और वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएंगे। डॉक्टर आशीष चौधरी, अर्थराइटिस से जुड़ी सही जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर बीमारी के इलाज की शुरुआत सही जानकारी से होती है। हमें उम्मीद है कि हमारे इस खास शो के जरिए अर्थराइटिस से जुड़े हर सवाल के जवाब आपको मिले होंगे। आज के हमारे इस खास शो में बस इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ।